नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने अब झूठ चुनाव में फैलाया। सबको, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, महीने का 8,500 देंगे। उसके बावजूद भी सत्ता में आने से रह गए। लेकिन अब इस कांग्रेस ने ये तय किया है शायद कि जो भी राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको बदनाम किया जाएगा इसी तरह झूठ के सहारे से। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन के नेताओं ने झूठ के आधार पर लोगों को मूर्ख बनाकर उनकी वोट ली। कई राज्यों में भी सरकार बनाने में वो इस झूठ को बोल के सफल हुए हैं और अभी ये झूठ का प्रयोग इनका लोकसभा चुनाव में भी सफल हुआ है। ये जो 52 से 99 पर कांग्रेस पहुंची है, इंडी गठबंधन के बाकी दल भी जीत कर आए, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये केवल झूठ आधारित जीत है। तो इनको लगता है कि इस झूठ का आधार लेते रहो और जो इनके विरोधी हैं, यानी इनकी पोल खोलने वाले, एक्सपोज करने वाले पत्रकार हैं या मेरे जैसे कोई लोग हैं, उन सबको टारगेट करते रहो। किन्हीं के ऊपर FIR कराओ, किन्हीं को फर्जी केस में फंसाओ, किन्हीं को बदनाम करो, किन्हीं के ऊपर नैरेटिव चलाने के लिए हैशटैग चलाओ और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेशर बनाओ। जो ऐसे यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोग हैं, जो सनातनी मुद्दों को उठाते हैं, देश हित के मुद्दों को उठाते हैं, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल के ओनर कहलाते हैं, उन चैनलों को टारगेट करो और उनकी रिपोर्ट करो। यहाँ तक कि एक्स, जो ट्विटर हैंडल जिसको ट्विटर बोलते थे, उस पर भी बहुतों की कंप्लेंट की गई, अकाउंट ब्लॉक कराए गए। इंस्टाग्राम पर भी ये हुआ है कि अभी जम्मू में घटना हुई, तीर्थयात्रियों पर जो वैष्णो देवी जा रहे थे उन पर हमला हुआ। वो जो हैशटैग चल रहा था, वो जो वीडियो पड़ी थी, वो ब्लॉक करा दी गई। बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है और इसी षड्यंत्र में रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति की लगभग 30 साल से ऊपर की टीवी एंकरिंग, टीवी पत्रकारिता हो, एडिटर इन चीफ यानी मालिक हैं वो इंडिया टीवी के, उनको और 44 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके ऊपर रागिनी जो हैं वो आरोप लगाती है। रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो आरोप लगा रही है रोते हुए कि मुझे जो है ऑन एयर रजत शर्मा ने गाली दी है। अब वो वीडियो तो हमने भी देखी है। वो रजत शर्मा ऐसे तो कर रहे हैं, क्या यार, ऐसे ऐसे फेडअप सा होके, क्या यार, यहाँ तक तो शब्द हमें भी समझ में आया, गाली तो हमें समझ नहीं आई, क्या यार। अब वो कहती हैं मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली सब देख रही थी और मुझे गाली दी और रोने लगी मीडिया में। अब इसकी हकीकत क्या है वो तो खैर पुलिस जांच करेगी, FIR करा दी गई है। लेकिन रजत शर्मा की तरफ से भी ये कहा गया है, मेरे जीवन में मैंने आज तक किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, गाली देना तो दूर की बात है, और ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। और षड्यंत्र वो किस लिए है, एक आइडिया लग रहा है। रजत शर्मा ने ये बात नहीं बोली। हमें लगता है कि मोदी जी का जो चुनाव के दौरान रजत शर्मा जी ने भारत मंडपम दिल्ली में इंटरव्यू लिया था, वो मेगा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने सलाम इंडिया करके वो इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में मोदी जी की लोकप्रियता और इस बात से बहुत ज़्यादा बढ़ी थी क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और पूरी पब्लिक भरी हुई थी उसमें। बहुत वायरल हुआ था वो, करोड़ों लोगों ने वो इंटरव्यू देखा था। इसी समय कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के इंटरव्यू करने के लिए भी इनको कहा गया, तो इन्होंने कहा ठीक है, हम तो सबका इंटरव्यू करते हैं। रजत शर्मा खुद बोल रहे हैं कि मैंने कई बार उनके मीडिया जो सलाहकार हैं उनसे संपर्क किया, राहुल गांधी को मेल लिखे कि आइए आपकी अदालत में, मैं आपका भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ। लेकिन कहते हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब भाई संपर्क करने पर कोई जवाब नहीं दे रहे तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से क्वेश्चन आंसर तैयार हो। वो कहते हैं भाई ये तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का भी इंटरव्यू लिया, उसमें कई कड़े सवाल पूछे जिनके वो जवाब भी नहीं दे पाए कई। तो उनका अपना तरीका है, क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, अचानक से कुछ भी मन में आएगा पूछ ही लेंगे। आप चाहेंगे कि मैं जो क्वेश्चन दूं, जिस तरीके से मैं चाहूं उस तरह का इंटरव्यू हो, फिर तो वो बायस्ड हो गया, फिर पत्रकारिता ना हुई, वो तो दलाली हो गई। तो रजत शर्मा कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। इसी से शायद कांग्रेस नाराज हो गए। और लेकिन इस तरह से वो किसी प्रवक्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। रजत शर्मा की जो लीगल टीम है वो अब इस मामले में FIR दर्ज कराने जा रही है। और उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तक जो है
मेरा एक सवाल है, रजत शर्मा ने पूछा है, उन्होंने एक प्रोग्राम में बाकायदा ये सवाल किया कि वो प्रोग्राम जो था जिसपे ये जो रागिनी नायक कह रही हैं कि मैंने ऑन एयर गाली दी, वो अभी भी वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे भी। वो बोलते हैं कि वो 4 का है, 4 जून का वो वीडियो है, और रागिनी नायक को ये याद कब आता है कि मुझे गाली दे दी? 10 जून को। भैया 6 दिन वो चुप क्यों रही? 4 ही जून को रिजल्ट आ रहे हैं और उसी दिन गाली दी जा रही है, तभी तत्काल उसका विरोध करती उसी समय कि आपने मुझे गाली क्यों दी। उसके अगले दिन कर देती कि मुझे गाली क्यों दी, लेकिन 6 दिन बाद आ रहा है। और इसी से लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, केवल और केवल राष्ट्रवादी पत्रकारिता करने के लिए, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अपना जो खुंदक है वो निकालने के लिए। और इसलिए ये 6 दिन बाद उन्होंने तय किया शायद कि जो भी राष्ट्रवादी पत्रकार इस तरह के हैं, हमने देखा है टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार पर किस तरह से केस कर दिया गया पंजाब में, हैं मनीष कश्यप को हमने देखा किस तरह से NSA लगा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। ये तो होता है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जब ये मतलब आप सोचिए किस तरह की बातें करते हैं। जब ये भाषण देते हैं इनके नेता तो क्या बोलते हैं? मोदी के शासन में तानाशाही चल रही है, मीडिया को दबाया जा रहा है। और कर क्या रहे हैं ये? भाई अगर आपको गाली दी तो रजत शर्मा सवाल उठा रहे हैं कि आपने तत्काल विरोध क्यों नहीं किया, उसी समय अगले दिन क्यों नहीं किया, उसके अगले दिन क्यों नहीं किया, 6 दिन बाद। और वो तो दावा कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं, हमें तो गाली नहीं सुन रही। जितने पुराने पत्रकार हैं वो सब कह रहे हैं कि रजत शर्मा को हम जानते हैं, हमने साथ काम किया, वो इतने सभ्य व्यक्ति हैं, उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की और कभी किसी को गाली नहीं दी। तो फिर वो आज कांग्रेस की प्रवक्ता को, वो भी ऑन एयर, सोचिए जब उन्हें पता है कि लाइव चल रहा है, ऐसे में गाली क्यों देंगे भाई? इतना मूर्ख तो कोई भी नहीं है। तो दूसरी बात, उसको एडिट करा देते, वो बाद में तो एडिट करा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने उस वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि रजत शर्मा का कहना है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। क्या कहा मैं बताता हूं। रजत शर्मा जी ने अपने प्रोग्राम में बोला है, मैं 44 साल से पत्रकारिता के पेशे में हूं और 31 साल से लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं। सबको पता है कि मैंने किसी से भी कभी अभद्र तो क्या ऊंची आवाज में बात नहीं की। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हंसकर और मुस्कुराकर पूछे हैं। हमेशा अपनी बात शालीनता से कही, इसलिए मुझे आपका इतना प्यार मिला है। लेकिन आज मुझे सुबह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल ने कल रात सोशल मीडिया पर एक झूठ कैंपेन चलाया कि इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन एक लाइव शो में मैंने गाली दी। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसके आगे वो कहते हैं कि अब इस बात को लेकर के मेरी जो लीगल टीम है वो इस मामले में नोटिस देगी, और अगर इन्होंने कांग्रेसियों ने माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं मानहानि का केस करूंगा। अब आप सोचिए मामला किस कदर है। बस इतने कॉमन बात यही है। ये अभी और किसी पत्रकारों के साथ भी हो सकता है। सब बौखलाए हुए हैं। इनको सबको उम्मीद थी कि केंद्र में सरकार इंडी गठबंधन की आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जैसा कांग्रेसियों का रहा है वो शासन इनका चलेगा, मर्जी चलाएंगे। आपको तो याद है कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ करता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक था NDTV, आजकल तो अडानी ने उसके शेयर ले लिए हैं। NDTV में दूरदर्शन वाले, दूरदर्शन के सरकारी कर्मचारी कहीं वीडियो बनाकर लाया करते थे किसी प्रोग्राम की, और वही जो पूरा का पूरा फुटेज है, पूरी स्टोरी, वो सब उठा के NDTV को दे दी जाती थी, और NDTV फिर उसे अपने चैनल पे चलाता था और फिर उल्टा सरकार से उसका किराया लेता था। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। मुझे तो नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मीडिया में चला ये। लोगों ने ये दावे किए पुराने पत्रकारों ने कि इस तरह से चला करता था। NDTV का कार्यक्रम का उद्घाटन चैनल का राष्ट्रपति भवन में। फिर कहते हैं गोदी मीडिया। गोदी किसको कहते हैं? जो गोद में बैठा हो। ये शब्द रवीश कुमार का दिया हुआ है। तो गोद में कौन बैठा था भाई? रवीश कुमार जी अब तो नहीं थे उस चैनल में, अब तो अपना YouTube चैनल है, लेकिन उस टाइम तो NDTV में थे। NDTV ही गोद में बैठा था। लेकिन आज इनको लगता है कि जो भी इनकी पोल खोले, जो भी मोदी की फेवर की बात करे, जो भी योगी की तारीफ कर दे, जो भी इनकी खिंचाई कर दे, बस उसको कहो गोदी और उसको पिल जाओ,
उसके ऊपर केस करो, उसको दबाओ, उसको बदनाम करो। ये हैशटैग चला रहे हैं रजत शर्मा के विरुद्ध। भाई ये किस तरह की बातें हैं? आप एक पत्रकार को, जो सबसे सीनियर मैं समझता हूं पत्रकार हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। क्या आप बदनाम करना चाहते हैं तो क्या कर ले जाएंगे? क्या देश की जनता ये यकीन कर लेगी कि रजत शर्मा जी वाकई में गाली देने वाले लोग हैं? हमने तो देखा है रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी के साथ इसी महाविकास अघाड़ी सरकार में क्या हुआ था महाराष्ट्र में। पूरा मकड़जाल बना दिया कि ताकि अर्नब गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को जेल में डाल दिया जाए और वहां शायद उनकी हत्या हो जाती। अगर ये हल्ला गुल्ला नहीं होता, अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती, तो निश्चित जान लीजिए कि अर्नब गोस्वामी शायद हमारे बीच में नहीं होता, जेल के अंदर ही मरवा दिया होता। वहां तो इस तरह की चीजें हैं, बाद में मरवा देते हैं। पता लगता वो कहते हैं जी छत से कूद गया, बेइज्जती के कारण आत्महत्या कर ली। चैनल को बंद कर रहे थे, फर्जी टीआरपी केस लगा दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। किस तरह के षड्यंत्र रचे इन्होंने मीडिया के खिलाफ। क्यों भाई? अर्नब गोस्वामी से क्या दिक्कत थी? रजत शर्मा ने तो गाली दे दी। अर्नब ने क्या कह दिया था? सोनिया गांधी का वो नाम जो उनका विवाह के पहले का नाम था, वो नाम ले दिया। मेरा नाम शादी के पहले या मेरा नाम पढ़ाई के टाइम पे कुछ और था, किसी का नाम कुछ और है, उसको ले दोगे तो आप गाली दे दोगे, गाली हो गई। किसी नेता को किसी ने पप्पू कह दिया, वो कहते हैं साहब आपने पप्पू कैसे कह दिया? पप्पू कोई गाली थोड़ी है। बहुत सारे बच्चों का घरों में, मेरे ताऊ जी का लड़का उसका नाम पप्पू है, गांव में रहता, घर वालों ने ही नाम पप्पू रखा, तो पप्पू कोई गाली थोड़ी है, प्यार का नाम है भाई। ये तो चिढ़ते क्यों हो? कंपटीशन में आओ, कंपटीशन में आप आए, आप बातें ऐसी मत करो। तो कुल मिलाकर के ये एक दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है और इनको बौखलाहट हो रही है कि किस तरह से सरकार में, अब इनको लगता है कि सरकार में फिर कैसे आया जाएगा। सरकार में आने के लिए झूठ फैलाया जाएगा और इस झूठ का खुलासा करने वाले जो मीडिया पत्रकार हैं या जो यूट्यूब चैनल हैं, उनको डराओ, धमकाओ और उनको बंद करा दो, ताकि फिर जब चुनाव आएगा, अभी कुछ राज्य के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का चुनाव होना है, हरियाणा में होना है, तो इनको लगता है कि उसको जीतने के लिए हमें झूठ फैलाना पड़ेगा और झूठ की पोल खोलने वालों को डराना पड़ेगा, तभी हमारा झूठ मार्केट में चल पाएगा, तभी हमें जनता वोट कर पाएगी और तभी उसके बाद हम सत्ता में आ पाएंगे। लेकिन अब ये हसीन सपना रह जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जुलाई से फेक न्यूज़ फैलाने को लेकर आप फर्जी बातें करेंगे, विद्वेष फैलाएंगे, इसको लेकर सख्त कानून आने वाला है, जो मोदी सरकार ने पिछले दिनों बनाया था। उसके बाद ये फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे, आप देख लीजिएगा, सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और राष्ट्रवादी पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशान और डराने धमकाने की बात करता है, भाई एकता करो, एक रहो और ऐसी देश विरोधी ताकतों को एक्सपोज हमेशा करते रहना चाहिए। ये एक लड़ाई है, जैसे राम और रावण के बीच थी, महाभारत में पांडव और कौरव के बीच थी। आज का आधुनिक युग है, ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। तो ये झूठ और सच की लड़ाई टेक्नोलॉजी के आधार पर है। हमने इस लोकसभा चुनाव में उसका देखा है उपयोग और दुरुपयोग, तो इसके लिए अपने को तैयार करना है और ऐसे लोगों के साथ खड़े होना है। अब रजत शर्मा है, हमने आमतौर पे पत्रकारों में देखा, इनमें सैटेलाइट चैनल में, कि अगर अर्नब गोस्वामी पे प्रहार हो रहा है तो दूसरा कोई नहीं बोलेगा, सुधीर चौधरी पे प्रहार हो रहा है तो बाकी कोई नहीं बोलेंगे। जरूरत इस बात की है कि सब लोग एकजुट हों और राष्ट्रहित में पत्रकारिता करें, फर्जीवाड़े का खुलासा करें। भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का, बीजेपी की भी लिहाज ना करें, उनको भी एक्सपोज करें। यही सच्ची पत्रकारिता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।